हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो मैं आपको इस वीडियो में नस्ट इक्वेशन भी समझाऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत अच्छे से। आपको ये चीजें कराने वाला हूं क्योंकि नस्ट इक्वेशन है ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना रखी हैं, ठीक है ना। 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें मैंने सारी जो भी इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। वो वीडियो भी आप चैप्टर को समझने के लिए देख सकते हैं। और ये वीडियो भी बहुत अच्छा वीडियो होगा। आप देखना, नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन क्या होती है, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है नस्ट इक्वेशन पे, वो किस तरह से हम करते हैं। देखो, अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो मैं ये एश्योर करता हूं आपको कि 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। वो 3 से 4 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। तो सबसे पहले समझें नस्ट इक्वेशन। तो देखो, एक चीज देखो, यहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल निकालते हैं बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है? ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी कि सेल से स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको कितना पोटेंशियल मिलेगा, कितना करंट मिलेगा। ई नॉट कैथोड, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये एनोड पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, नॉट से स्टैंडर्ड कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी 1 मोलर होनी चाहिए। टेम्परेचर जिस पे आपकी सेल फंक्शन कर रही है वो टेम्परेचर 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है वो बिट्टा होना चाहिए 180, ठीक है। तो जब भी हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, उससे उसको समझने से पहले हम ये समझें कि ई नॉट सेल किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट सेल हमको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब भी नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है ई नॉट सेल वहां पे हमने निकालना होता है। आपको क्या देगा? आपको कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल देगा, एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल देगा। अब कैसे पता करें कैथोड एनोड क्या होता है? देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो उस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि या तो आपको सेल देगा या आपको सेल रिएक्शन देगा। तो फिर किस में से किसको माइनस करना है ये आपको समझ आना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। जब भी आपको डेटा मिलेगा तो ई नॉट सेल आप जब निकालेंगे तो ये ध्यान देना कि ई नॉट जो यहाँ पे बिगर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू है, वो आप लेंगे, माइनस जो स्मॉलर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, वो आप लेंगे। बिगर में बी पहले आता है, स्मॉलर का एस बाद में आता है, यानी कि पहले बिगर वैल्यू उसके बाद स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस आपको यहां पे एक चीज और ध्यान देनी है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो किसी भी फॉर्म में आपको दिए हों, रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे आपको लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल बना लेना उसको, ठीक है। देखो, नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां भी पूछा जाता है। इस बात को आप नोट कर लो कि कई बार ना ट्विस्टेड बनाने के लिए क्वेश्चन को वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता है, और फिर बच्चे ई नॉट सेल निकालने में गलती कर देते हैं। ई नॉट सेल कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल में आप वैल्यूज को रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, और उसके बाद बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, ई नॉट सेल आपको मिल जाएगा। जो बड़ी वैल्यू बिगर वैल्यू होती है वो ई नॉट कैथोड होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो ई नॉट एनोड होती है। जो डाटा रहेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आपको इन फॉर्मूले में
रखना है। ये बात हुई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब फिर बता दूं मैं आपको। इसका मतलब है बेटा कि जो आपकी सेल फंक्शन कर रही है वो इन कंडीशंस पे कर रही है। अब आप कहोगे कि सर ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हमारा जब हम सेल को मतलब सेल से हम करंट ले रहे होते हैं तो टेम्परेचर हो सकता है 298 केल्विन मेंटेन रहे, है ना, प्रेशर हो सकता है 1 atm मेंटेन रहे, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मोलर कैसे रखें, है ना। ये जो टास्क है ये ऐसा टास्क है जो प्रैक्टिकल टास्क नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम सॉल्यूशन जो हमारी सेल के अंदर है, जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इतना मेंटेन हम कर पाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर उस सेल पोटेंशियल को, जो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना कह के ई नॉट सेल ना लिख के हम क्या लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं। और ई सेल आपका क्या होगा, ई सेल आपका सेल पोटेंशियल होगा। एक बार फिर समझा देता हूं मैं ये बात, क्योंकि यही बात समझनी बहुत जरूरी है। यहीं से नस्ट इक्वेशन का बेस बनेगा। नस्ट इक्वेशन आपको समझ में आएगी कि भाई नस्ट इक्वेशन जो है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो नस्ट साइंटिस्ट है उसको इस इक्वेशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने वाली बात है। ई नॉट सेल, दोबारा समझा रहा हूं, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से मतलब है कि जो हमारी सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, यानी कि वहां पे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, 1 मोलर है, जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, जो प्रेशर है वो 1 atm है। इन कंडीशन पे जो हमारी सेल है वो फंक्शन कर रही है, तो उससे मिलने वाली वोल्टेज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, यानी कि स्टैंडर्ड जो चीजें हैं वो हमको मिलेंगी, जिसको हम ई नॉट सेल कहते हैं। लेकिन ये कंडीशन को मेंटेन करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। जब भी हमारी सेल फंक्शन कर रही है, हम घर में या ऑफिस में उससे करंट लेना चाहते हैं, तो हर बार कंसंट्रेशन ये मेंटेन कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। अब अगर ये नहीं है तो हर बार हमको ई नॉट सेल नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो आप मेरी बात को। हर बार हमको ई नॉट सेल नहीं मिलने वाला, तो जब ई नॉट सेल हर बार नहीं मिलेगा तो फिर जो मिलेगा, यानी कि जो सेल का पोटेंशियल हमको मिलेगा, वो सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करें। अब ये जो कैलकुलेशन का तरीका है ये नस्ट ने बताया, और जो इक्वेशन निकाली उसी इक्वेशन को बेटा नस्ट इक्वेशन हम कहते हैं, है ना। होप सो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो ई नॉट सेल हमारे पास है, ई सेल हमको निकालना है, समझ गए। ई नॉट सेल हमारे पास है, ई सेल हमको निकालना है। ई नॉट सेल ये डाटा हमारे पास होता है तो हम यहां से ई नॉट सेल निकाल लेंगे, लेकिन ई सेल हमको चाहिए जब हमारी सेल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, उस टाइम की बात हम करेंगे। तो इसके लिए आप ना एक इक्वेशन कंसीडर करो, है ना, रिएक्शन इक्वेशन। कैसे, देखो ये हमने पढ़ा हुआ है, डैनियल सेल की रिएक्शन है, जेड Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए सेल बनाएं तो सेल कैसे बनती है भाई, Zn Zn2 प्लस, और ये बेटा सॉल्ट ब्रिज, यहां पे Cu2 प्लस Cu, ठीक है। ये सेल हो गई हमारी, ये एनोड हो गया, मैंने आपको बताया हुआ, ये हमारा कैथोड हो गया, और इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। ये मैंने आपको ABC ट्रिक बताई थी किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एनोड लेफ्ट में रखते हैं, कैथोड राइट में रखते हैं, और बीच में ब्रिज रखते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये ABC टेक्निक है इसको लर्न करने के लिए, समझ आ गई बात। अब इसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो नस्ट इक्वेशन, ई सेल निकालना होता है इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस RT ओवर
NF, लॉग ऑफ जो ये प्रोडक्ट साइड है इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, तो यहां आ गया Zn2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर Cu2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कहोगे कि सर आपने जो कॉपर है और जिंक है इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो आपने लिखी नहीं है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंसेज होते हैं या लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास सब्सटेंसेज होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पे आता कॉपर, जो सॉलिड है कॉपर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन उसको 1 मान लिया। इधर आता आपका जिंक की कॉन्सेंट्रेशन, जिंक मेटल की कॉन्सेंट्रेशन उसको यूनिटी मान लिया। ये समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लो आप कि जो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में चीजें रहेंगी उनकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी माना जाता है। अब ई सेल आपका सेल पोटेंशियल है, ई नॉट सेल आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। आर टी एन और एफ क्या है आपके, ये Zn2 प्लस आयन यहां कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, Cu2 प्लस आयन जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होगी। ठीक है, तो आर टी और एन एफ ये भी आप देख लो। देखो आर जो है ये आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट। और भाई उसके बाद टी क्या है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है जी, और जो एफ है पहले एफ लिखते हैं, एफ है आपका फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट। और एन है जब जो आपकी रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन, इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात करूं तो यहां n की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई। इसके लिए जैसे जैसे सेल की रिएक्शन बदलेगी n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैरी करेगी। f का क्या मतलब होता है, f होता है फैराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू रहती है बेटा 96500 कूलम पर मोल, है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो 96500 फैराडे होता है, मतलब फैराडेज कांस्टेंट। एफ की वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये 298 केल्विन रूम टेम्परेचर वाला होता है। और आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये होती है। ठीक है जी, ये वैल्यूज को यहां यूज करना है। ठीक है, कर देते हैं यूज। तो ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस, अब देखो यहां पे जो लॉग है ना ये ई बेस पे है, ये भी समझो आप बात। ये जो लॉग है ये लॉग ई बेस पे है। ई बेस पे जो लॉग होता है उसको एलन लिखते हैं हम, एलन। ठीक, और जब इस एलन को या लॉग ई बेस को हम लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि एलन इक्वल्स 2.303 लॉग ऑफ एट बेस 10। ठीक है, ये मतलब होता है। इसका मतलब जो ई बेस पे लॉग है, लेकिन हमने जो मतलब होता है वो ई बेस वाले से नहीं होता, क्योंकि जो लॉग टेबल्स होते हैं वहां जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो 10 बेस पे गिवन होती हैं। इसका मतलब अगर इसको हमने लॉग 10 यानी कि बेस 10 पे लेना है तो यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होगा। समझ आई बात। ठीक है, तो यहां पे 2.303, अब जो लॉग है आपका वो किस पे आ गया, 10 बेस पे आ गया। आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298। अब देखो एन की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू तो जो सेल रिएक्शन है, सेल इक्वेशन है उसके हिसाब से बदलेगी, तो एन को अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। और एफ की वैल्यू हो गई
96,500 इंटू लॉग ऑफ, ये आ गया बेटा Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉपर आयन। यहां हमने इस रिएक्शन के लिए काम करना है, बाकी जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होगी यहां पे चीजें चेंज हो जाएगी। अब आप समझो, जब आप 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इसकी मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करोगे 96,500 से, तो क्या होगा भाई, यहां पे एक वैल्यू फिक्स आ जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स ही रहने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटा इतनी वैल्यू है ये हमेशा आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.0591 होती है जब मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या बन जाती है नस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो नस्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, क्योंकि वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये बना आपका ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस, ये वैल्यू फिक्स होगी, ये हो गई 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। ये देखो ये वैल्यू 0.0591, एन अभी हमने फिक्स रखा है, और यहां पे लिखेंगे आप लॉग ऑफ Zn2 प्लस आयन ओवर Cu2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आपकी नस्ट इक्वेशन बनेगी, समझ लो। ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस ये वैल्यू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन और लॉग ऑफ ये एज इट इज। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं यहां पे, ये देखो आप, तो ये बन जाएगी नस्ट इक्वेशन, Zn2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर Cu2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये नस्ट इक्वेशन है, समझ गए जी। तो ये नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो आप, किसी और रिएक्शन के लिए, किसी और सेल के लिए भी हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर हम Cu प्लस ट्वाइस Ag प्लस, अब हमारे पास ये रिएक्शन है, यहां Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस Ag, है ना। इसके लिए अगर हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। अब नस्ट इक्वेशन का स्टैंडर्ड ये बन गया, देखो ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस, ये फिक्स है 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ, बेटा यहां क्या आएगा Cu2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट वाले ऊपर रहते हैं, रिएक्टेंट वाले नीचे रहते हैं। अब ये Ag2 प्लस सॉरी Ag प्लस, ठीक है, अब ये आयन है, इसके साथ 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यहां पावर में लेते हैं, तो Ag आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2। ये हमारे पास अलग अलग रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन हो जाते हैं। समझ आ गई बात। अब ये एक फॉर्मूला है, ये जो एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला, और इसी से बनते हैं 2-3 फॉर्मूले और, यानी कि टोटल 4-5 फॉर्मूले हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। और अगर वो हमको समझ में आ गए, समझना यहीं से पड़ेगा, तो फिर हम इजिली क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल का मतलब आपको क्या बताना है भाई, आपको ई सेल बताना है। कैलकुलेट ई सेल, सेल पोटेंशियल फॉर द सेल। क्या सेल है, ये देखो ये एनोड है, ये यहां सॉल्ट ब्रिज, और फिर ये कैथोड। ठीक है, एनोड बना है हमारा जिंक मेटल का,
कैथोड बना हमारा कैडमियम मेटल का, समझ गए। तो इस सेल के लिए हमने क्या बताना है, सेल पोटेंशियल बताना है। डाटा क्या गिवन है, देखो ई नॉट वैल्यूज गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.763 वोल्ट है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है कैडमियम इलेक्ट्रोड का, CD2+ टू CD है ना, तो -0.403 वोल्ट। ठीक है जी। आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू गिवन है, ये ना भी गिवन हो तो भी काम चलता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ। अब बेटा यहां पे आती है ऑक्सीडाइज फॉर्म, नीचे आते रिड्यूस्ड फॉर्म, वो कहां से निकलेंगी। अब इस सेल के लिए रिएक्शन लिखनी होगी, समझना। अभी मैंने देखो इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया, यहां क्या लिखें, जो क्यू आता है हमारा रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है, उसको देखो यहां से लिखेंगे। ये हमारा रहेगा Zn प्लस CD2+ Zn2 प्लस CD। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये कहां से लिख लिया, बेटा मैंने ये सेल है ना, इस सेल से लिखा है। देखो ये Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ जो CD2+ है वो CD में कन्वर्ट हो रहा है, ये CD2+ CD में कन्वर्ट हो रहा है, ये बन गई सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Zn2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर CD2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सेल आपको गिवन है उससे आप सेल रिएक्शन बनाएंगे और नस्ट इक्वेशन लिख देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ई नॉट सेल आपको निकालना है, ई नॉट सेल आपको निकालना है, सॉरी ई सेल आपको निकालना है, तो ये आपको करना है फाइंड आउट। ई नॉट सेल कहां से निकालना है, ई नॉट सेल के लिए डाटा गिवन है। ई नॉट सेल निकालने के लिए मैंने आपको कहा था सॉरी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है जी। अब देखो ये तो है एनोड, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, और ये है कैथोड आपका, इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो कैथोड पहले लेना है, तो -0.403 वोल्ट माइनस ये एनोड, ई नॉट एनोड कितना है, -0.763 माइनस 0.763, ये हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे ई नॉट सेल बेटा देख लो कितना आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3.0, 0.36 वोल्ट। ये आपका ई नॉट सेल हो गया, ये वाली वैल्यू आपको मिल गई। अब ये देखो 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है यहाँ पे, जब रिएक्शन लिखी थी हमने तो Zn से Zn2+, CD से CD2+ या CD2+ से CD, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 का, तो n की वैल्यू बेटा 2 हो गई यहाँ पे। Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन है 0.0004, और कैडमियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2, ये है डाटा आपका। तो ई नॉट सेल कितना हो गया, ई नॉट सेल हो गया 0.36 वोल्ट। ठीक है जी। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अब ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सारा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ये आ गया ई सेल इक्वल्स 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की जगह 2 रख देंगे, लॉग ऑफ, जिसकी जरूरत पड़ती जा रही है वो मैं आपको करता जा रहा हूं, है ना, आपको समझ में आना चाहिए डाटा कैसे आ रहा है। Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.0004 डिवाइडेड बाय 0.2,
अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 0.36, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0295। कितना आएगा? 0.0295। और यहाँ देखो आप, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद हमने 4 कर दी, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर दूं मैं, इतने को, तो ये है देखो 4/2000। तो ये कितना आ गया? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ ये इतना सिंप्लीफाई किया, लिख दो इसको। तो ये आएगा आपका ई सेल इक्वल्स 0.36 माइनस 0.0295। ये 2 से इसको डिवाइड करने पे आया था, और ये आ गया आपका log 10। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये देखो ई सेल के लिए ये आया आपका। अब आपको log 2 इंटू 10⁻³ को और सिंप्लीफाई करना है, कर दें? चलो ये बात समझ में आ गई ना। ये बीच वाले को मैं यहां से निकाल देता हूं। तो बेटा कैसे करेंगे? देखो आप ऊपर ले जाओ, यहां, तो ये आ गया ई सेल इक्वल्स 0.36 माइनस 0.0295, और इसको लिख देंगे बेटा log 2 प्लस log ऑफ 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ है ना, log x इंटू वाई, तो log x प्लस log y लिख देते हैं। इसको लिख देंगे log 2 की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, वो गिवन होगी 0.3010, और इसको सॉल्व करोगे आप तो -3 log 10, यानी कि ये आ जाएगा -3। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपका? इतना आ गया, देख लो आप। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 10⁻³ -3 को पहले लेके आओ तो -3 log 10 1 होता है, तो ये आ गया। तो क्या बना आपका? अब ये बन गया ई सेल इक्वल्स 0.36 माइनस 0.0295, और बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहां सॉल्व करके ही लिख देता हूं, ये आएगा इनटू में और माइनस, सॉल्व करके मैं लिख देता हूं। तो सॉल्व करने पे ये आया 2.699, ठीक है। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ई सेल इक्वल्स 0.36, ये माइनस माइनस प्लस, और 2.699 इंटू 0.0295, ये कैलकुलेट करते हैं आप। ये कैलकुलेट करने पे आया 0.079, ठीक है ना। अब इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9 3 और 3 नहीं 4 आएगा यहाँ पे, हाँ ये आ जाएगा ना 7 6 13 और 3 + 1 4, ठीक है जी। ये आ गया 0.439 वोल्ट, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा अगर ये कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करते हैं आप, जो सेल आपकी है वो इन कंडीशन पे फंक्शन कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये नस्ट इक्वेशन है, और नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। इससे अगली वाली वीडियो में नस्ट इक्वेशन और उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।